हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं आरसीएम ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ जी दोस्तों, जीएसटी के अंदर कैसे सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम ट्रीट करना है, रूल्स क्या है, प्रोविजन क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, कैसे आपको सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम पे करना होगा जीएसटी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे होली सेल ऑफर 2021, जहां पे आपको पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अपन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑफर वैलिड है केवल 31 मार्च 2021 तक। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, पेन ड्राइव कोर्स या ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 29/2018 का, जो कि सेंट्रल टैक्स रेट का है, और ये नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2018 को इशू किया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन को इशू करके सिक्योरिटी सर्विसेज को आरसीएम के अंदर रख दिया है। हाँ जी दोस्तों, आरसीएम के अंदर कवर कर दिया है। नीचे करेंगे स्क्रॉल, जहाँ पे ये देख सकते हैं 14 पॉइंट के अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज को आरसीएम के अंदर कर दिया है, और इसका इफेक्ट जो है वो 1 जनवरी 2019 से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विसेज को समझने से पहले आपको आरसीएम को समझना होगा। आरसीएम का मतलब क्या है? जब रिसिपेंट सप्लायर के जगह पे टैक्स जमा कराए जीएसटी के अंदर, तब वो आरसीएम आता है। यहाँ पे जीएसटी के अंदर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड है, जिसके अंदर आरसीएम में कवर है। जहाँ पे अगर रिसिपेंट उस तरह के गुड्स या सर्विसेज को लेता है तो उसको टैक्स जमा कराना पड़ता है। आप सेक्शन 2 का सबसेक्शन 98 को समझ सकते हैं, जिसके अंदर ये बोलता है कि जब रिसिपेंट सर्विसेज या गुड्स का जीएसटी पे करे सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के जगह पे, तब वो आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज कहलाता है। सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में बात करें तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज का एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। आप इसे जनरल मीनिंग के अंदर समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी सर्विस का मतलब हो गया कि जब कोई पर्सन अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले में उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर आता है। तो अब चलिए एक बार समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी सर्विस के बारे में क्या बोलते हैं इस पॉइंट में। तो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखो, जब सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि सर्विस प्रोवाइडर अपनी सप्लाई दे रहा है सिक्योरिटी पर्सनल की, किसको? एक रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के सर्विस कौन दे रहा है? कोई भी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के। तो उस केस में आरसीएम की लायबिलिटी किसके ऊपर बनेगी? एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। मतलब कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, ध्यान रखना, कोई भी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है किसको? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसके ऊपर जो सर्विसेज ले रहा है आरसीएम की लायबिलिटी बन जाती है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी कॉर्पोरेट अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में आरसीएम की लायबिलिटी नहीं बनेगी। मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आरसीएम की लायबिलिटी नहीं बनेगी। बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे बिल के ऊपर टैक्स लगा के टैक्स को जमा करा सकता है। उसके बाद दोस्तों, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा आरसीएम? आरसीएम अप्लाई नहीं होगा इन पर्सन पे। कोई डिपार्टमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन टेरिटरी का, या कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई गवर्नमेंटल एजेंसी है, ठीक है, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी एक्ट के अंदर, केवल टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 51 के अंदर, किसी प्रकार की सप्लाई को करने के लिए नहीं, टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए नहीं लिया है, केवल टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है जीएसटी के अंदर। या फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से टैक्स पे करने के लिए, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उनके बारे में बात की गई है, तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और जो उन्होंने टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है, ना कि टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए, तो उनके ऊपर ये जो आरसीएम है सिक्योरिटी सर्विसेज वाला अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। देखो ध्यान से समझना दोस्तों, 2 केस है। पहला केस ये है कि सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, ठीक है, जब सिक्योरिटी सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाए? कोई भी इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप हो, या कोई एचयूएफ हो, या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज किसको दे रहा है? एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। तो उस केस में सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। पहला केस। दूसरा केस,
अगर यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे या कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी टैक्स की, वो खुद ही जमा कराएगी, बिल के ऊपर टैक्स लगा के जमा करा सकती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट यह है कि अगर कोई एलएलपी है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई एलएलपी है तो एलएलपी को एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में समझा जाता है। तो उसके ऊपर सिक्योरिटी सर्विसेज के अगर वो लेता है सिक्योरिटी सर्विसेज किसी भी इंडिविजुअल से, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से या पार्टनरशिप फॉर्म से, तो उस केस में उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। अगर उसने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है, उस केस में उसे बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में समझा जाता है, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर किसी पर्सन के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी बनती है, ठीक है, किसी भी पर्सन के ऊपर अगर आरसीएम की लायबिलिटी बनती है तो उसे कंपलसरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो 20 लाख एंड 40 लाख की जो लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, वो अप्लाई नहीं होगी अगर आरसीएम की लायबिलिटी बन गई तो। और यहाँ पे जो आरसीएम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा किसके ऊपर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, जो अंडर सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे करना चाहते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया है। और जो आरसीएम की लायबिलिटी होती है दोस्तों, उसको आपको कैश में पे करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। और जितना आप आरसीएम पे करेंगे उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब आप आरसीएम की लायबिलिटी पे करेंगे तो उसी समय आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है। 3B जब फाइल करेंगे तो ऊपर आप आरसीएम की लायबिलिटी दिखाएंगे, नीचे जहाँ पे आईटीसी क्लेम करते हैं वहाँ पे आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को दिखाएंगे। दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल है। तो अगर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज ली हैं तो 1 जनवरी 19 से आपको देखना होगा कि क्या आपने उसके ऊपर आरसीएम पे किया है या नहीं किया है, ये चेक ज़रूर कर लेना आप। तो ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।